नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार के 5 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर वो आश्वस्त हैं, वो जनता को पुनः आशीर्वाद देंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने कोरोना महामारी में लोगों को राशन से लेकर सर्वांगीण विकास किया है और उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल में 550 घोषणाएं की हैं, जिसका शासनादेश भी जारी किया गया है। नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता अब चूँकि तैयार हैं और हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह में हैं। हर प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूरी है। अभी चूँकि जनसभाएं और इत्यादि इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, इंडोर बैठकें हैं और साथ में जो वर्चुअल ई जनसभा हैं उसके माध्यम से हम अपना निवेदन पहुँचा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्षेत्र में काम किया है। सड़क का क्षेत्र हो, चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है। और कोरोना महामारी में भी जिस प्रकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने का काम हुआ है, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक अन्न की दो टाइम के भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उत्तराखंड सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं और सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए काम किया है। और पिछले 5 महीने के कार्यकाल में मैंने भी कोशिश की है कि 550 से भी ज़्यादा हमने यहाँ पर फैसले लिए हैं और वो केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, सभी के हमने शासनादेश निकाले हैं, सभी को धरातल पर उतारा है और कई सारे क्षेत्रों में काम किया है। चाहे आज हम नई खेल नीति की बात करें या स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड की बात करें, या हमने वात्सल्य योजना जो चलाई है, या हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना चलाई है। रोजगार और पलायन रुकने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट आज जारी कर दी गई है। यूकेडी ने तीसरी सूची में 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें थराली में सीपीएम और लालकुआं में सीपीआई को समर्थन दिया है। वहीं थराली विधानसभा सीट और लालकुआं विधानसभा सीट पर यूकेडी ने समर्थन दिया है। थराली विधानसभा सीट पर सीपीएम प्रत्याशी को पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, जबकि लालकुआं सीट पर सीपीआईएमएल के प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी को यूकेडी ने समर्थन दिया है। वहीं यूकेडी जल्द ही 27 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। यूकेडी के कुछ अन्य छोटी पार्टियों से भी संपर्क चल रहा है। वहीं आज जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें बद्रीनाथ से ब्रिज मोहन सिंह गोसाई, रुद्रप्रयाग से मोहित डिमरी, कर्णप्रयाग से बलवंत सिंह नेगी, धर्मपुर से श्रीमती किरण रावत, और वहीं आपको बता दें पौड़ी से श्रीमती पूनम टमटा, हरिद्वार ग्रामीण से डॉक्टर उपेंद्र सिंह मलिक, डीडी हाट से गोविंद सिंह बसेड़ा, पिथौरागढ़ चंद्रशेखर कपाड़ी, बागेश्वर से गोपाल बनवासी, धारचूला से रमेश समेत कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल हो गए हैं। आज इनकी घोषणा आपको बता दें की जा सकती है। दिल्ली में पार्टी की स्क्रीनिंग बैठक के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची आज जारी हो सकती है। यादव ने कहा कि सभी सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर सार्थक बैठक हुई है। उम्मीद है कि शनिवार को सूची जारी हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन को लेकर शुरुआत में तेजी दिखाने के बाद पहली सूची जारी करने में कुछ पिछड़ गई है। कांग्रेस की ओर से दिसंबर तक पहली सूची जारी करने का दावा किया गया है। इसके बाद पार्टी की ओर से बताया गया था कि जनवरी के
पहले सप्ताह में पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। बहुत शानदार रही, लगभग सभी कैंडिडेट फाइनलाइज हुए। 70 में से 70? हाँ, 70 में से 70। 3-4 जगह जो है टैक्टिकली हम जो है जरा सा विल टेक लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन ये स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन से बाकी डिक्लेयर किसी समय भी डिक्लेयर हो जाएगा। कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? वैसे मेरी समझ से जो स्क्रीनिंग कमेटी का पार्ट है या पीसीसी का पार्ट है वो तो पूरा हो गया है, तो किसी समय भी। उत्तराखंड बीजेपी ने जहां अपनी 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अभी 11 सीटों के नाम का ऐलान होना बाकी है। उधर टिहरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धन सिंह नेगी के समर्थन में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि धन सिंह नेगी को पार्टी दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि टिहरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी किशोरों को टिहरी विधानसभा से टिकट देने की तैयारी कर रही है। समर्थकों ने कहा कि अगर धन सिंह नेगी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे टिहरी जिला कार्यकारिणी से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। और मैं जो है टिहरी विधानसभा से यहाँ जो हम आज प्रदेश कार्यालय आ रखे हैं, और इसलिए आ रखे हैं कि हमारा जो सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो ये सब जो आज हदोपस्थित हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो टिहरी विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं भाई, जो वर्तमान में विधायक हैं भाई डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिस व्यक्ति ने 70 विधानसभा में पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने मानदेय से लोगों को जो है 800 बहनों को मान टिकट देने का काम किया है। ये बहुत बड़ा परोपकार का काम है। मैं तो उन माँ बहनों के आज से अगर होगी तो उस धन सिंह नेगी का टिकट कोई काट नहीं सकता। हमें संदेह इस बात का, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और जो ये बात है कि हम जो पैरासूट कोई प्रत्याशी आएगा उसको बिल्कुल हम विरोध करेंगे, और वहाँ की जो पूरी कार्यकारिणी हमारी, हम उसको सब लोग त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। 700 कम से कम हमारे यहाँ जो आज यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। क्यों गए हम इस बात के लिए, हम जो है क्योंकि कल हम इंतजार कर रहे हैं। अब इस इंतजार करें तो इस इंतजार का फल तो मीठा होता है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं टिकट कटता तो क्या रहेगा, क्या रहेगा? टिकट अगर माना कटता है तो हम तो पैरासूट प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जिस आदमी ने कभी काम नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि 15 साल का मिथक तोड़ा धन सिंह नेगी ने, वहाँ से पहले 2002 में पहली बार चुनाव हुआ था। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत का किरदार भूले नहीं भुलाया जा रहा है। वहीं हरक सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाने वाले उमेश शर्मा को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, लेकिन उमेश शर्मा को हरक सिंह रावत के बीजेपी छोड़ने का दुख भी हो रहा है। आपको बता दें कि जहां हरक सिंह रावत वहीं उमेश देखे जाते थे, लेकिन इस बार हरक सिंह का साथ छोड़कर काऊ बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। कि हरक भाई के साथ ईश्वर ने इतने ही दिन साथ रहने के लिए निश्चित किया था। हो सकता है कि भाई से गलती हुई हो, और हम तो आज भी कहते हैं कि ईश्वर से यही कामना करते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत आज बकरी चराते हुए नजर आए। दरअसल हरीश रावत पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बकरियों का झुंड दिखाई दिया और वो वहीं रुक गए। हरीश रावत बकरियों के पास जाते हुए बोले कि हमने भी एक ऐसी ही बकरी पालन योजना चलाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। वहीं हरीश रावत का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। रावत ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हमारी सरकार ने बकरी पालन को प्रोत्साहन देने, बकरी के दूध का प्रसंस्करण करने और जैविक नीतियों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं प्रारंभ की थी। चक्रोता में मिले थे आपसे। बहुत अच्छा मोहर सिंह जी, करिए। हमने एक ऐसी ही जो है विधवा महिला बकरी पालन योजना चलाई थी, पता नहीं उसका क्या भविष्य हो रहा है, लेकिन मोहर सिंह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं बकरी पालन।
बाजपुर में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग के निर्देश पर बाजपुर की सीमा से सटे क्षेत्रों में एसएसटी की टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन टीमों में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से कार्य करते दिखाई नहीं दे रहे। यही कारण है कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की कोई चेकिंग नहीं की जा रही है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों का सरेआम उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि बाजपुर के दोराहा बॉर्डर पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए आचार संहिता लगने के बाद एसएसटी की टीम तैनात की गई, लेकिन एसएसटी की टीम में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग के नियमों का जरा भी पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जहां आचार संहिता के चलते दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते वाहनों की चेकिंग होती नजर नहीं आ रही है। वहीं मीडिया का कैमरा दिखाई देते ही एसएसटी की टीम में मौजूद सभी कर्मचारी चेकिंग शुरू कर देते हैं, जिससे साफ प्रतीत होता है कि अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। संज्ञान में लाया गया और मुझे भी थोड़ा सा संज्ञान में आया कि सुबह जो हमारी एसएसटी की टीम थी वो प्रॉपर चेकिंग नहीं कर रही, तो हम इसमें दिखवाते हैं। क्योंकि शाम की टीम ने तो ठीक चेकिंग की और हम लोग भी विजिट किए थे, लेकिन अगर इनके द्वारा लापरवाही, मैं दिखवाता भी हूँ, यारों को भेजता हूँ, पुलिस को भी भेजता हूँ, अगर इनके द्वारा लापरवाही की जा रही है तो इन पर कार्रवाई। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब कोरोना से मौत होने का सिलसिला भी जारी हो गया है। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं खटीमा में आज कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिला है। खटीमा के इस्लाम नगर निवासी एक व्यक्ति की कोरोना बीमारी से चलते मौत हो गई। मृतक युवक कोरोना संक्रमित था, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल खटीमा के कोरोना वार्ड में चल रहा था। वहीं खटीमा नागरिक चिकित्सालय के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते खटीमा में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि एक 65 वर्षीय व्यक्ति की सांस की तकलीफ के साथ नागरिक चिकित्सालय में भर्ती हुआ था, जो जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसकी इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। 65 वर्षीय पुरुष सुबह सांस की तकलीफ के साथ नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती हुए थे, जिनके कोविड टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव आए हैं। इलाज के दौरान आज शाम को उनकी मृत्यु हो गई है। कोविड प्रोटोकॉल। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक में बेड़गांव निवासी चंद्रमोहन पुत्र वीर बहादुर ने आरोप लगाया कि गुरुवार देर शाम को जब वो अपने घर को आ रहा था तो ग्राम प्रधान व उसके साथियों ने उसे रोककर उसके साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा और डीएम को दिए अपने शिकायती पत्र में चंद्रमोहन ने कहा कि ग्राम प्रधान उससे पूर्व से रंजिश रखता था। इसी कारण उसे बीती रोज प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से मारकर घायल कर दिया। इस हमले में उसके सिर पर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उधर प्रधान प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता चंद्रमोहन और उसके साथी ही आए दिन शराब पीकर गांव में उत्पात मचाते हैं और गाली गलौज करते हैं। बीती रोज भी उसने शराब पीकर गाली गलौज की, जिसकी शिकायत उन्होंने तहसीलदार से की थी। मारपीट के आरोप को उन्होंने निराधार बताया है। वहीं जिलाधिकारी ने शिकायत मिलने पर तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। गांव से और गांव से ऊपर मेरा घर जो है 2 किलोमीटर दूरी पे है। गांव में काम कर रहा था। मेरे भाई ने कहा रोटी खा के चले जाओ भाजी। अब मेरे को क्या पता, मैं रोटी खा के जा रहा था अपने घर को। ये छुपे हुए थे, 3-4 जने छुपे हुए थे, जिन्होंने मतलब लाठी चार्ज एकदम से मेरे पाँव में जब लगाए तो मैं गिर गया नीचे। जिन्होंने तब सिर भी फोड़ दिया मेरा। अब बहुत बुरी तरह से मारा। तब बोले कि बाप बोल हमारे लिए, ये पहले की दुश्मन है। जो मेरे बच्चा कह रहा है कि एक गौशाला उसमें मैंने
52 दिन काम किया प्रधान के साथ में, मिस्त्री काम करता हूँ। उसने वो ना तो मेरे को दिहाड़ी दी ना कुछ दी, बोलता तेरे लिए कोई दिहाड़ी नहीं है। 52 दिन की हाजिरी है मेरी। तो क्या जाति सूती का शब्द का प्रयोग भी किया? वो डुमड़ा डुमड़ा करके बात करता है, वो बदतमीजी करता है साहब। कौन? ये प्रमोद सिंह राउत प्रधान जी। प्रधान जी सर जी। कौन से गाँव का? बेड़गांव, ग्राम सभा बेड़गांव। भाई साहब, जिस तरह का प्रकरण आप हमें अवगत करा रहे हैं, कल शाम की घटना है। चंद्रमोहन पुत्र वीर बहादुर और कंठालाल पुत्र बालाग्राम संयुक्त रूप से गांव में शराब पीते हैं और अराजकता फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह का इनके साथ एक प्रेम प्रकाश पाटवाल भी है जो इनके साथ मिला भगत है इनकी। ये आए दिन शराब पीकर एक अशांति का माहौल इन्होंने गांव में पैदा कर रखा है, जिसकी हमने लिखित शिकायत भी कल मेरे पास साक्ष्य है। मैंने नायब तहसीलदार साहब को मैंने इनको भेजा है, शोभन सिंह कठेत जी को। इसकी सूचना मैंने रात को 9:51 पर लिखित रूप से उनको भेजा। इस आप मेरे पे व्हाट्सएप के माध्यम पे मेरे इसका वो है, वो प्रमाण है, जिसकी मैंने इनकी पूरी शिकायत की थी। भाई साहब, इस तरह के वो प्रकरण होना है, गांव में अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है। ये इस तरह ये लोग मूल निवासी नेपाल के रहने वाले हैं। जो आवेदक अपना एक शिकायत पत्र लेके आए थे, जिन्होंने अपना एक मामला बताया है कि उनके साथ में किसी व्यक्ति द्वारा प्रधान के द्वारा मारपीट किया गया और जिसकी वजह से उनके परिवारजन को काफ़ी चोट भी आई है। तो उस संबंध में मैंने उनको FIR दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। तहसील कार्यालय में जाकर अपना जो तहसीलदार साहब होंगे उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको संबंधित जो वहाँ के राजस्व उप निरीक्षक होंगे उनके माध्यम से इसको दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर, लॉकडाउन के टाइम पे इस समय जैसे आचार संहिता के टाइम पे इस तरह से मामले आ रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है, तो इस पर प्रशासन किस तरह से एक्शन लेगा? कोई भी प्रकरण इस तरह का होता है जहाँ पर मारपीट हो रही है निर्वाचन के समय में, तो उसको हम लोग जो गंभीरता से लेंगे और कोई भी मामला अगर संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। वर्तमान में उधम सिंह नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता का कलेक्शन मिला। पिछले साल नवंबर माह में पंजाब के पठानकोट नवाशहर में लुधियाना में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें पंजाब पुलिस द्वारा पूर्व में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई और एक आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख के उत्तराखंड में संशय लिए जाने की विश्वसनीय गोपनीय सूचना उत्तराखंड STF को मिली, जिस पर उत्तराखंड STF की विभिन्न टीमों द्वारा पिछले करीब 3 दिनों से लगातार कार्य कर CCTV फुटेज का विश्लेषण करने और गोपनीय रूप से जानकारी करने के उपरांत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 4 लोगों में से शमशेर उर्फ शेरा के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर बरामद की गई है और इनके द्वारा इस अपराध में इस्तेमाल की जा रही कार फोर्ड फिगो को भी बरामद किया गया है, जिसके द्वारा पंजाब में आतंकी बम ब्लास्ट के आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख को अपने घर में शरण देकर और ले जाने के लिए उपयुक्त कार का प्रयोग में लाया जा रहा था। टेरर मॉड्यूल है जिसके द्वारा पठानकोट में ग्रेनेड ब्लास्ट वगैरह किए गए थे, जिसका पंजाब पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। उसके कुछ वांटेड लोग जो मॉड्यूल के थे उनके द्वारा यहाँ उधम सिंह नगर में अपने रिलेटेड लोगों के यहाँ पर शरण ली गई थी, जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। इनमें 4 लोग हैं जो रामपुर और जनपद उधम सिंह नगर के हैं। इनके रिलेशन जो हैं पंजाब में भी हैं, तो क्योंकि इनके द्वारा उनको भगाने का काम और उनको रहने की जगह दी गई और अपनी कार्रवाई नहीं की गई। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, वहीं पुलिस प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से ही अपनी तैयारियों में लगा है। लालकुआ के सुभाष नगर बैरियर पर पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु परासर कोतवाली संजय कुमार की निगरानी में रात में भी पुलिस के द्वारा बाहर से आने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु परासर ने बताया कि बाहरी जिलों से शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की बड़े ही बारीकी से चेकिंग की जा रही है। वहीं गाड़ियों के कागज भी देखे जा रहे हैं, साथ ही गाड़ियों के सभी कागज उपलब्ध न होने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से शहर में आने वाले की चेकिंग और जांच की जा रही है। उसके अनुपालन हेतु यहाँ पे बॉर्डर पे एरिया पे हमारे चेकिंग चल रही है। इसमें कोई भी इलीगल कैश या अन्य वस्तु
जो चुनाव को प्रभावित कर सके, इस संबंध में चेकिंग कर रहे हैं। तथा अभी हमारा 26 जनवरी भी आने वाला है, इस संबंध में भी हमारी जो सख्त चेकिंग चल रही है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय और मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और तकनीकी शिक्षा के लिए मिलकर कार्य करेंगे, जिसको लेकर गुरुकुल कांगड़ी के प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री और मदरहुड विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र शर्मा ने कुलपति कार्यालय में MOU पर हस्ताक्षर किए। वहीं इस अवसर पर प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए MOU का लाभ आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं को शिक्षा और शोध कार्यों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मिलेगा। हम दोनों विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में ही हैं और एक दूसरे के सहयोगी होने के लिए आज परस्पर साइन किया है MOU के रूप में। जो हमारे पास है हम इनको उसका लाभ प्रदान करेंगे। इनके पास कुछ है उसका हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स का लाभान्वित हों। एक दूसरे के साथ में ये आपने जो बात कही कि एकेडमिक दृष्टि से और रिसर्च की दृष्टि से इसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को जो प्रधानता दी जा रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, जिसमें कौशल विकास का भी एजुकेशन है और रिसर्च पर भी आधारित है। तो इसमें PG लेवल पर और उससे ऊपर रिसर्च लेवल पर हम दोनों मिलकर के एक गुणी भाव होकर के गुणात्मक दृष्टि से काम करें, यही लक्ष्य हम दोनों विश्वविद्यालयों का होगा और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उसमें हमारा एक तो रिसर्च का पॉइंट है, उसमें शोध हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो बहुत अच्छी लैब्स हैं, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिसर्चर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की रिसर्च को भी देखें। दूसरा मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी रहेगा। मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर यहाँ मुझे कुछ उनको अच्छा देने के लिए मिलेगा तो मैं उनको ज़रूर भेजूँगा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ की एक डायनेमिक फैकल्टी है, जो बहुत विद्वान टीचर हैं यहाँ पर, मैं ये चाहूँगा कि मैं उन टीचरों का भी कहीं न कहीं अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिलाऊँ, उनसे एक अच्छी शिक्षा उनको दिलाऊँ और कभी कभी उनके वहाँ गेस्ट लेक्चर कराऊँ और अपने टीचरों को भी यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए यदि यूनिवर्सिटी को ज़रूरत होगी तो उनको यहाँ पर ज़रूर भेजूँगा। तो 3 उद्देश्य हमारे हैं इसमें कि हमारा रिसर्च, हमारा टीचिंग और हमारे स्टूडेंट्स कैसे इस चीज़ से बेनिफिट ले सकता है, ये मेरा उद्देश्य है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मूल परक शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं, जैसे वेद को लेकर के, यज्ञ को लेकर के, उस दिशा में भी आप उसके लिए सर से मेरी बात हुई थी, वैदिक माइक्रोबायोलॉजी की बात ला सर ने की थी एक बार, तो मैं चाहूँगा कि अभी जो उत्तराखंड के रोटरी क्लब ऋषिकेश सेंट्रल ने CO ऑफिस में एक ऑटो चालक को सम्मानित किया। ये सम्मान ऑटो चालक को इसलिए दिया गया, उसने आधी रात को ऋषिकेश में सुसाइड करने पहुंची पंजाब की एक नाबालिग की जान अपनी सूझबूझ से बचाई। नाबालिग को पुलिस के सुपुर्द कर एक अच्छे नागरिक का फर्ज भी यहां पर अदा किया। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस से संपर्क कर परिजनों को ऋषिकेश बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने नाबालिग को परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार नाबालिग परिजनों की डांट से नाराज होकर सुसाइड करने के लिए ऋषिकेश पहुंची थी। ये लड़की के बारे में जब बाद में जानकारी हुई, ये पटियाला की रहने वाली थी। ये वहाँ से भाग के अपने घर से नाराज होकर के भाग के आ गई थी। यहाँ आकर के ये गंगा जी में डूब के जान देना चाहती थी। बस से उतरते समय इस टेम्पो चालक ने उसको देखा और ये देखा कि अकेली लास्ट में उतरी और उसने पूछा कि यहाँ पे नहर या गंगा जी कहाँ है। तो इसके दिमाग में इस बात से ही ये शक पैदा हुआ कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर उसने उसे देखा काफ़ी परेशान है, उसे लेकर के वो थाने आया और उसने बताया, पूछताछ पे उसने बताया कि हाँ मैं अपने घर से परेशान होकर आई हूँ और मैं गंगा जी जा रही थी। ये यहाँ के क्लब द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया मेरे ऑफिस में। ये इस तरीके से समाज में एक हम लोग सब एक ही हैं, क्लब हो, पुलिस हो, जनता हो, तो ये सब इन लोगों को अवेयर कर आगे एनकरेज करने के लिए ये समाज में एक बहुत बड़ी पहल ये क्लब द्वारा भी की गई है।
ये सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये टेम्पो चालक द्वारा एक लड़की को जो कि अपने घर से भाग कर आई थी, उसे अकेली देख करके उसे अकेले देख करके उसको बैठाया, उससे कारण पूछा कि कहाँ जा रही है, तो उसने कहा गंगा जी में जा रही हूँ, गंगा जी के पास जा रही हूँ। तो उसके मन में ये आया कि ये ऐसे आत्महत्या करने जा रही है लड़की, इसको बचाना है, एक फ़र्ज है, और वो पुलिस के पास लेकर के आया। तो हमारे क्लब रोटरी ऋषिकेश सेंट्रल द्वारा ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करने का सीओ साहब के कहने पर सम्मानित करने की हम लोगों ने प्रयास किया, ताकि आगे समाज में भी और लोगों के लिए ये प्रेरणा बन सके और लोगों को उत्साहित कर सके कि अगर समाज में अच्छे वो कार्य करेंगे तो निश्चय ही उन्हें किसी न किसी रूप से सम्मानित किया जाएगा। ये रात 1:30 बजे की बात है, परसों 20 तारीख की बात है। सर एक लड़की उतरी बस से, पटियाले से आई थी वो। उन्होंने कहा मेरे से कि मुझे जाना नहर पे। मैंने कहा यहाँ मैडम नहर तो है ही नहीं, यहाँ तो गंगा जी है। कह रहे मुझे गंगा जी ले चलो। मैंने अपने ऑटो में बैठा लिया। ऑटो में बैठाने के बाद मैं ले गया सीधा थाने जाने के बाद मैंने पुलिस वालों को सुपुर्द कर दिया। फिर ये पुलिस वालों ने उसके परिजनों को फ़ोन किया। परिजनों को फ़ोन करने के बाद उसके परिजनों आगे उसे ले गए। फिलहाल आपण उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।